नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोगों का जो है गुप्तकाल चल रहा था और ये आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक है। तो उसके हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन कर भी लिए थे और आगे के क्वेश्चन में आप लोगों को और करवाना चाहता हूं और इन क्वेश्चनों को भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूं साथियों कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज क्या है? तो आप सबको पता है कि धर्मगंज यहाँ पर एक पुस्तकालय है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था कि धर्मगंज क्या था नालंदा विश्वविद्यालय में। तो धर्मगंज एक पुस्तकालय है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की साथियों स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त प्रथम ने करी थी। ये हमें पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसकी स्थापना जो है साथियों कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ये हमें कंफर्म याद होना चाहिए और ये याद रखना ही है साथियों। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और लिखी हुई है जिन्हें भी हमें देख लेना चाहिए। कालांतर में बुद्ध, गुप्त, बालादित्य आदि शासकों ने इस विहार में दान दिया। इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज है। जो यहाँ पर एक पुस्तकालय है उस पुस्तकालय का नाम क्या है? धर्मगंज रखा गया है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में इस विशाल पुस्तकालय में 3 बड़ी बहुमंजिला है। इसमें कितनी? 3 बड़ी बहुमंजिला यहाँ पर है साथियों। जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो 3 बड़ी बहुमंजिला यहाँ पर इमारतें हैं और उन इमारतों के जो नाम हैं वो आप प्लीज़ याद रखिएगा। एक का नाम जो है उस पुस्तकालय की जो 3 इमारतें हैं बहुत बड़ी, ठीक है, एक का नाम रत्न सागर है, दूसरे का नाम रलोददी है और इसके बाद में देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़्यादा जूम हो गया, इसको थोड़ा कम करते हैं हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं यार क्या है। हाँ चलो, यहाँ पर है रत्न सागर, इसके बाद में है रत्नोददी और इसके बाद में है रत्न रंजक। ये 3 हैं, रत्न सागर, रत्नोददी और रत्न रंजक। ये तीनों के तीनों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारतें रही हैं। तो इन इमारतों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो शायद आप लोगों को ये पता लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और ये आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा है? रत्न सागर, रत्नोददी और रत्न रंजक। तीनों को ही आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं तो ये भी समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या का निजात हमें पाना है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब अगला प्रश्न जो आता है वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो ये प्रश्न है, गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी कि इनमें से जो मंदिर है मध्य प्रदेश में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था 2020 में और ये हम लोगों ने पढ़ा है। पहले जो हमने इससे पहले जो वीडियो है उसके नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्त काल में कौन कौन से ऐसे मंदिर है जो मध्य प्रदेश में है। और अब यहाँ ये पूछ लिया उसने मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर नहीं है, तो इसका मतलब आपको ये ध्यान देना है। तो भूमरा का शिव मंदिर बिल्कुल मध्य प्रदेश में, नचना कुठार पार्वती का मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में और तिगवा का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में। लेकिन जो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है साथियों, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर और इस रीजन को भी जानिएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन से मंदिर नहीं हैं। देखो मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर जिले में है, एरण का विष्णु मंदिर सागर जिले में, सब मध्य प्रदेश में पड़ते हैं ना ये। इसके बाद में पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना जिले में है, सांची का विष्णु मंदिर संख्या 17 में है, भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहां पर है? अजयगढ़ में है। तो ये सारे के सारे जो मंदिर है साथियों ये मध्य प्रदेश राज्य में ही पड़ते हैं, जो गुप्त काल के मंदिर हैं। लेकिन देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसका आंसर आप दोगे ये कहां पर पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है कहां पर पड़ता है।
अब आप बताओगे, मैंने ये तो बता दिया मध्य प्रदेश के सारे मंदिर। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल में रचा गया है। 2020 में यह प्रश्न आया था, 2020 की फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न आया था और आने के चांसेज हैं साथियों। जितने भी मैं करवा रहा हूं इनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, ये सोच लेना। पहले मैं आपको नोट्स मैंने पढ़ाए, उसके बाद में क्वेश्चन करा रहा हूं, तो सोचिए वहां से ही आ रहा है भैया। ये देखो, आप लोग खुद देखो ना यार, इसमें समस्या ही नहीं है। तो गुप्त काल में जो ग्रंथ है वो रचा गया था वृहत कथा, काव्य मीमांसा, अमर कोश या स्वप्न वासव दत्ता। तो साथियों यहाँ पर जो अमर कोश ग्रंथ है ये गुप्त काल में लिखा गया ग्रंथ है, रचा गया ग्रंथ है साथियों। और मैंने जितने भी ग्रंथ पहले आप लोगों को बताए हैं नोट्स के माध्यम से, वो सारे के सारे गुप्त काल में ही रचे गए थे। तो आप उनको कम से कम 10 बार पढ़िए, ज़्यादा तो है नहीं है, इसलिए पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे कि गुप्त काल में लिखे गए ग्रंथ ये है। और उनको तो याद कर ही लेना, जो 15 से 20 ग्रंथ जो मैंने आपको पहले इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं ना, उस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के पहले इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखना, गुप्त काल वाला जो मैंने आपको बताया है नोट्स के माध्यम से। तो यहां पर ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है, और वो ग्रंथ है अमरकोश। ठीक है, याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और सुमेलित करने वाले प्रश्न में ये मान के चले आने के पूरे चांसेज होते हैं। जो सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो आने के पूरे चांसेज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है सूची वन से, इधर तो दिए गए हैं गुप्तकालीन मंदिर और इधर दिए गए हैं स्थल। ठीक है, अब आपको बताना है ये दशावतार मंदिर, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था, तो बताइए दशावतार मंदिर कहां पर है। देवगढ़ में है, सबको पता है कि दशावतार मंदिर कहां पर है, देवगढ़ में है। इसके बाद में जो विष्णु मंदिर है वो कहां पर है, विष्णु मंदिर तिगवा में है। इसके बाद में शिव मंदिर कहां पर है, शिव मंदिर भूमरा में है। लक्ष्मण मंदिर कहां पर है साथियों, सिरपुर में है। इसके बाद में पार्वती मंदिर कहां पर है, नाचना कुठार गांव में है। बहुत सारे मंदिर तो ऐसे हैं इसमें जो आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, विष्णु मंदिर तिगवा में है, शिव मंदिर भूमरा में है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, पार्वती मंदिर कहां पर है, नाचना कुठार गांव में है। तो साथियों कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में नोट्स में लिखवाई थी। अब आप सोचिए, ये प्रश्न हम लोग बाद में कर रहे हैं, पहले नोट्स हमने पढ़े हैं, इसका मतलब हमें सारी चीजें पता होगी। मतलब इतनी सी चीज, इतने से नोट्स पढ़ने से अगर मुझे सारे क्वेश्चन आ जाए तो कितनी बढ़िया बात है। इससे बेस्ट कोई बात होती है क्या, नहीं है। तो मित्रों इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न ये यहाँ पर दिया गया है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, विष्णु मंदिर तिगवा में, शिव मंदिर भूमरा में, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में, पार्वती मंदिर नाचना कुठार गांव में है। ठीक है, व्याख्या भी इसने करके दिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन आकार का है। ये BHU PET 2019 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो पंचायतन आकार का मंदिर है। कांदरिया महादेव का मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, या महाबलीपुरम के शोर मंदिर। तो देखते हैं कौन सा मंदिर है साथियों। इसमें दशावतार के मंदिर। अब बताओ इनमें से कौन सा मंदिर है जो महापंचायतन शैली का मंदिर है। तो दशावतार का जो मंदिर देवगढ़ में है ये महापंचायतन शैली का मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है साथियों। चलिए यहाँ पर और देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन प्रश्नों के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी तट पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित। देखो वो दशावतार मंदिर को बार बार पूछ रहा है, घुमा घुमा के पूछ रहा है, कैसे भी पूछ रहा है लेकिन पूछ रहा है उसको। इस बात याद रखिए। तो किस नदी के तट पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है, तो वो नदी है बेतवा नदी। कौन सी नदी है साथियों, बेतवा नदी है। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से
कौन गुप्त काल में लिखी गई हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो गुप्त काल में लिखी गई है। अमरकोश तो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, इसको तो हम लोग आसानी से कर ही सकते हैं ना। तो अमरकोश तो हम लोगों ने पढ़ी थी। अब इनमें से कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो गुप्त काल में लिखी गई थी। अमरकोश भी है, कामसूत्र भी हमने वात्स्यायन की हमने देखी है, मेघदूत भी देखी है, मुद्रा राक्षस भी देखी। जो पहले नोट्स पढ़े उसका मतलब हमने अमरकोश भी पढ़ी थी, उसमें कामसूत्र भी पढ़ी, मेघदूत भी पढ़ी, मुद्रा राक्षस भी पढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी पुस्तकें हमने किसमें देखी है, गुप्त काल में देखी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। बताओ अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होगा, जातक कथाओं से संबंधित थी। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, जातक कथाओं से संबंधित रही हैं। प्लीज आप इसे याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखो, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं 16, 17 और 19 का संबंध गुप्त काल से है। कौन कौन सी गुफाओं का, 16, 17 और 19। याद रखना भैया, अजंता की गुफाओं में जो है 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफा है वो गुप्त काल से संबंध रखती है, जिनमें 16, 17 विहार गुफाएं हैं और 19 जो है चैत्य है। गुफा संख्या 16, इस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। गुफा संख्या 17 में इस गुफा को चित्रशाला या रंगशाला कहा जाता है। इसे राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप प्लीज याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है, 2018 का स्कूल व्याख्याता में आया था, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो वराहमिहिर के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं पंच सिद्धांतिका, तो पंच सिद्धांतिका लिखा गया है। वृद्ध जातकम, तो वृद्ध जातकम लिखा गया है। इसके बाद में योग यात्रा लघु जातकम, तो योग यात्रा लिखा गया है और इसके बाद में लघु जातकम भी इसमें लिखा गया है। तो साथियों वृद्ध विवाह पटल भी लिखा गया है। पंच सिद्धांतिका, वृद्ध विवाह पटल और वृद्ध जातक दोनों तीनों ही लिखे गए हैं। लेकिन साथियों दरा गीति का सूत्र, दरा गीति का सूत्र जो है वराहमिहिर का ग्रंथ नहीं है। तो आप याद रखिएगा, पंच सिद्धांतिका, वृद्ध विवाह पटल और वृद्ध जातकम ये तीनों ही ग्रंथ, इसके बाद में लघु जातक और योग यात्रा भी वराहमिहिर के ग्रंथ हैं। लेकिन दरा गीति का सूत्र जो है साथियों वराहमिहिर के ग्रंथ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इन्हें आप याद कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा इष्टिका मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इष्टिका मंदिर है। दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर, ऐहोल का लाड खां मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर या भूमरा का शिव मंदिर। साथियों इनमें से तो मेरे को जो दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर लग रहा है। तो याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये पूछ रहा है इष्टिका मंदिर, इष्टिका मंदिर दिनाजपुर का जो बेग्राम मंदिर है वो इष्टिका मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न आता है, बाघ गुफाओं की संख्या कितनी थी। तो जो बाघ गुफाएं थी उनकी संख्या कितनी थी, 9। बाघ गुफाओं की संख्या कितनी थी, 9 गुफाएं थी। ये गुप्त काल में हमने पढ़ा है। सांची का मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का जो आकार है वो कैसा आकार है साथियों, वर्गाकार है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है भैया, पूछने में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए चिंता न करें। सांची का जो मंदिर है उसमें क्रम संख्या 17 के गर्भगृह का आकार कैसा है, वर्गाकार है। तो भैया सारी तरीके से हमें लोग तैयार रहना है, कैसे भी पूछे हमें तो तैयार रहना है, ठीक है ना। तो कैसा आकार था उसका, वर्गाकार था। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ। गुप्त काल की बात की जा रही है। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ था। तो साथियों गुप्त काल से हुआ था क्या, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कुषाण काल से, गुप्त काल से, परमार काल से, चंदेल काल से। तो ये तो अब आप दे ही सकते हो इसका आंसर तो, क्योंकि हम गुप्त काल ही पढ़ रहे हैं। तो नदियों का जो प्रवेश द्वार पर जो अंकन शुरू किया गया वो गुप्त काल से ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी, इनमें से कौन था? ये सबको पता है, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने जो है गुप्त जो युग है उसको स्वर्ण युग कहा, साहित्य का स्वर्ण युग। किसने कहा था? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उन साहित्यिक स्रोतों का चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन साहित्यिक स्रोतों का चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। बहुत डीपली क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आता नहीं है, पर आ जाए क्योंकि गुप्त काल से ही संबंधित है, साहित्य कला और उससे ही संबंधित है साथियों, तो इसलिए आने के चांसेज हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सा ऐसा साहित्यिक स्रोत है जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करता है? ऐसा कौन सा है? देवी चंद्र गुप्तम भी है, काव्य मीमांसा भी है और हर्ष चरित्र भी है। ये तीनों ही ऐसे ग्रंथ हैं मित्रों जो इसका उल्लेख करते हैं। देवी चंद्र गुप्तम, काव्य मीमांसा और हर्ष चरित्र, तीनों ही ग्रंथों में ये देखा गया है। तो आप प्लीज इसे याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं हैं और आ जाते हैं। आगे देखिए, गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ पर है? यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सबको भी पता होगा कि गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ पर है? उदयगिरी गुफा में है। कौन सी गुफा में मिलती है? उदयगिरी गुफा में मिलती है साथियों, ये मिलती है उदयगिरी गुफा में। याद हो जाएगा, इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्तकालीन मूर्ति है? निम्नलिखित में से एक कौन सी गुप्तकालीन मूर्ति है? अभी अभी हमने पढ़ा गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा उदयगिरी गुफा में है, तो इसका मतलब वही हो जाएगा, उदयगिरी गुफा में वराह अवतार विष्णु की मूर्ति है। तो सिंपल सी बात है कि निम्नलिखित में कौन सी एक गुप्तकालीन मूर्ति है? उदयगिरी गुफा में जो वराह भगवान विष्णु की जो वराह अवतार मूर्ति है वो गुप्तकालीन मूर्ति है। बस सिंपल सी बात है। अब आगे अगला प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं। ये देखो अगला प्रश्न कौन सा आता है, नालंदा विश्वविद्यालय में, ये आ गया देखो रत्ना सागर आ गया ना इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, नालंदा विश्वविद्यालय में, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ था 2014 में। तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर या रत्ना सागर क्या है? तो ये भैया पुस्तकालय है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है? पुस्तकालय है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यह भी हमारे 2014 के फर्स्ट ग्रेड में ही आया था। लेखक और यह कृतियां दी गई है। तो विशाख दत्त इसमें से, हाँ, देवीचंद्र गुप्तम, ये कह रहा है सही नहीं है। तो विशाख दत्त ने देवीचंद्र गुप्तम को लिखा। पालकाप्य हस्तात्य आयुर्वेद, वराहमिहिर का पंच सिद्धांत भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन आर्यभट्ट का लघु जातक नहीं है, ये वराहमिहिर का है। लघु जातक किसका है? वराहमिहिर का है, ये आर्यभट्ट का नहीं है। आर्यभट्टम था उसका, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक, ये तो भगवान को भी सबको ही पता है मेरे हिसाब से, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको पता नहीं होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी रहे हैं। तो ये तो हर कोई बता सकता है, कोई भी समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये है विष्णु शर्मा जी। साथियों इसमें थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। पंचतंत्र के संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। पंचतंत्र में प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संग्रह किया गया है। इसकी रचना अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी रचना जो की गई थी पंचतंत्र की, वो क्यों की गई थी? अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से इसकी रचना विष्णु शर्मा जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी? यह प्रश्न तो सबको ही आ जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, देवी चंद्रगुप्तम। साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, मालविकाग्निमित्रम भी है। देवी चंद्रगुप्तम जो है कालिदास की पुस्तक नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें तो किसी को कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न तो सबको ही आ जाएगा, सबको, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको यह प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आए हैं और इस प्रश्न को देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है।
देखो, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। अरे भाई तगड़ा प्रश्न है यार, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, मजा आ गया इस प्रश्न को देखकर। प्राचीन भारत का ऐसा ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था, ऐसा ग्रंथ था पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा के मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? हम लोगों ने पढ़ा है नोट्स के अंदर, तो वो गुफा कौन सी है? मेरे हिसाब से वो गुफा जो है गुफा संख्या 16। गुफा संख्या कितनी है? 16। याद हो जाएगा, गुफा संख्या 16। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरूर देख लेना, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहां अंकित है? अजंता के अतिरिक्त समकालीन यानी कि गुप्त काल के समकालीन जो है साथियों चित्रकला कहां पर अंकित है? तो वो बाग वाले इसमें पढ़ा था ना हम लोगों ने, बाग जो गुफा, तो ये गुप्त काल के चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाग नामक पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि अजंता के समकालीन, अजंता जैसे, तो ये साथियों ये बाग नामक एक पर्वत है, वहां पर गुफाएं हैं, तो वहां पर भी ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, वहां पर भी ऐसे केस है, सेम ये एक जैसा ही केस है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना भैया, ये पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना यार। मजा आ गया यार पढ़ के, मजा आ गया भैया, आनंद आ गया। ऐसे प्रश्न मतलब जबरदस्त प्रश्न है यार। आर्यभट्ट ने रचना करी थी, ये तो मतलब सबको पता होगा। आर्यभट्ट ने किस किस की रचना करी? देवी चंद्रगुप्तम, वृद्ध संहिता, 10 गीतिका, रोमक सिद्धांत। तो आर्यभट्ट के ग्रंथ इनमें से कौन सा रहा है? 10 गीतिका। अभी हमने पढ़ा था आर्यभट्ट के ग्रंथ, ठीक है, वृद्ध संहिता तथा रोमक सिद्धांत की रचना जो है वराहमिहिर ने की, तथा देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना, वृद्ध संहिता और रोमक सिद्धांत की रचना किसने करी थी? वराहमिहिर ने करी थी। और इसमें जो देवी चंद्रगुप्त है उसकी रचना विशाख दत्त ने करी थी। और 10 गीतिका की रचना साथियों आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। याद हो जाएगा। वेरी नाइस वारे शेरों, मजा आ गया। आप लोग पढ़ते रहिए बस, ठीक है यार। थोड़ा सा जो है ना मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ़ी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि वीडियो जो है रेगुलर नहीं आ पाते हैं, लेकिन कोशिश मैं पूरी करता हूं कि वीडियो रेगुलर आए। प्लीज़ माफ कर दीजिएगा कि वीडियो अब रेगुलर ही आएंगे। और आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज, सेकेंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज और फर्स्ट ग्रेड पहले पेपर की टेस्ट सीरीज जो अनुशासन के नाम से हैं साथियों, सभी टेस्ट सीरीज अभी 99 रुपीज़ में है। आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। मैंने टेस्ट सीरीज पर ही काम किया है साथियों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की है? गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विशेष रचना करी थी? तो साथियों सबको पता होना चाहिए, सुश्रुत के द्वारा ऐसी रचना की गई है। सुश्रुत ने ये रचना करी। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? जो विशाख दत्त का नाटक था, प्राचीन भारतीय नाटक था मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु क्या रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उसकी जो विषय वस्तु है, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, क्या एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में है, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में? साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला इसमें सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे जरूर याद रखिएगा कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में वर्णन किया गया है। साथियों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूछा जाता है बहुत बार। विशाख दत्त गुप्त काल की विभूति थे। विशाख दत्त गुप्त काल के बहुत इंपॉर्टेंट विभूति रहे हैं। इनके 2 नाटक प्रसिद्ध रहे हैं, एक का नाम मुद्रा राक्षस था और दूसरे का नाम देवी चंद्रगुप्तम। साथियों फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि देवी चंद्रगुप्तम जो है किसका नाटक है?
विशाख, इसके मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के 2 नाटक हैं, एक का नाम मुद्रा राक्षस और दूसरे का नाम देवी चंद्रगुप्तम। प्लीज याद रखिए, देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसका है? विशाख दत्त का है, याद होना चाहिए। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके संबंध में बहुत बड़ा वर्णन इसमें देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? वो बोलते हैं प्राकृत भाषा को बोलते हैं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? ये तो सबको आ जाएगा, मर्चकटिकम, मेघदूत, ये तो मेरे को लग रहा है सबको आ जाएगा। तो बता दोगे? मेघदूत तो है ना, उसकी माँ की है, बताओ। विक्रमोर्वशीयम भी है, ऋतुसंहार भी है। विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये सबको आता है। ऋतुसंहार भी कालिदास के, विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास की है। इसके बाद में साथियों मृच्छकटिकम भी है, मेघदूत भी है। तो मेघदूत तो उसकी है, लेकिन मृच्छकटिकम कालिदास की नहीं है, ये विशाख दत्त की है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है साथियों? ये मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, याद करना। ये मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है साथियों। तो याद कर लेना भैया, याद तो करनी पड़ेगी ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। और कालिदास की मेघदूत है, ऋतुसंहार है, विक्रमोर्वशीयम में आदि ग्रंथ कालिदास के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? देखो, सुश्रुत का भी है, धन्वंतरि का भी है, चरक का भी, भास्कराचार्य का नहीं है। ये तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। भास्कराचार्य का जो संबंध है वो आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है, इसको हर कोई बता सकता है, भास्कराचार्य का नहीं। सुश्रुत का भी है, धन्वंतरि का भी है, चरक का भी। भास्कराचार्य का किससे है? खगोलज्ञ और गणितज्ञ से है। इनका संबंध खगोलज्ञ, भूगोल और गणितज्ञ से रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त एक संगीतज्ञ भी है, ये हमने पढ़ा भी था पहले भी। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त था वो एक कुशल संगीतज्ञ भी रहा है। देखो, समुद्रगुप्त की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। उसके सिक्कों पर उससे वीणा वादन करते हुए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका चित्र सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए? समुद्रगुप्त का। तो उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ रहा है। तो कुशल संगीतज्ञ में समुद्रगुप्त की गिनती बहुत बड़े लेवल पर होती है। मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित हैं? तो मेहरौली का जो स्तंभ लेख है साथियों, वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा प्लीज थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर लिखा भी हुआ है बहुत सारी चीज़ें, इस व्याख्या को पढ़ लेते हैं। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से, दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोहा स्तंभ प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। ठीक है, इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु के सम्मान में, याद रखना। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित था, अब नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, यह प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ये प्रश्न जबरदस्त प्रश्न। अकबर के नवरत्न तो देखे हैं, लेकिन ये भी जान लो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो यहाँ पर उसके जो नवरत्न हैं वो दिए गए हैं। कौन कौन से रहे हैं? वो हैं साथियों कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर, अमर सिंह, शपणक, बेताल भट्ट, घट्टकरपर, वरुरुचि,
ये जो 9 सारे के सारे जो है साथियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 नवरत्न थे अकबर की तरह। उनमें से बेताल भट्ट पढ़ा, अमर सिंह पढ़ा, शपणक पढ़ा, लेकिन साथियों नागार्जुन हमने नहीं पढ़ा। तो इसका ऑप्शन नागार्जुन ही सही होगा। और आप लिख भी लीजिए, आपने लिख भी रखा होगा साथियों कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। वो कौन कौन से थे? कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह और शपणक और बेताल भट्ट, घट्टकरपर और वररुचि। ये 9 विद्वान थे साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कालिदास। ठीक है, जैसे विद्वान थे साथियों। एक विद्वान इसमें कम है, आप बताओ। मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया, बता दो यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा है। अब आपको बताना है कौन सा है, ठीक है ना। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए? ओ भाई क्या बात है यार। किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए? नचना कुठार की मूर्ति, एमपी में पड़ती है ना। सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार से प्राप्त मूर्ति से हमें मिले हैं, नचना कुठार की मूर्ति। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा? यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया यार, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा था? आप सबको पता है गुप्त काल को ही कहा गया ना भैया। वो तो किसको कहा गया था? गुप्त काल को। मैंने सोचा यार नहीं पूछेगा, पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया उसने। गुप्त सम्राटों के शासन काल में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गुप्त काल की चौमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा, इसी काल को क्लासिकल युग भी कहा अथवा भारत का पेरिक्लीज युग आदि नामों से जाना गया। गुप्त काल को याद करना भैया, इस काल को स्वर्ण काल भी कहा गया, इस काल को ही क्लासिकल युग कहा गया और इस काल को ही भारत का पेरिक्लीज युग भी कहा गया है। किस काल को? गुप्त काल को। याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। बड़े आगे चलो भैया शेरों। रे यार मजा आ गया, तुम लोग तो मतलब मजे वाले मजेदार स्टूडेंट हो यार, गजब जबरदस्त स्टूडेंट हो। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? आप सबको पता है 16, 17 और 19। ये आप सबको पता है, अभी हमने पढ़ी भी है। 16, 17 और 19 गुफा का संबंध गुप्त काल से है। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती है? वो गुप्त काल ही है। गर्भगृह के बाहर जो है नदियों का चित्रण किया जाता था, ऐसा काल जो है वो गुप्त काल ही रहा है। हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई समस्या हमें नहीं आएगी। तो चलिए, गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर में वस्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल में मिलने लगते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्त काल की अपनी एक विशेषता को प्रकट करती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धमेक स्तूप इस कहाँ पर स्थित है? तो धमेक स्तूप सारनाथ में पड़ता है। धमेक स्तूप कहाँ पड़ता है? सारनाथ में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, ये भी याद करना। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थुआ। इसका प्रारंभिक रूप अर्ध गोलाकार मिलता है। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका अंतिम निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में ही देखने को हमें मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन माने जाते हैं? और कालिदास को ही माने जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है, जो नाटक है, वो किसने लिखा? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। कर लोगे, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? इसके रचयिता भी कौन है? कालिदास ही है भैया। इसके रचयिता भी कौन है? कालिदास ही हैं। कालिदास जी हैं इसके रचयिता भी। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। मजा आ गया यार इन क्वेश्चनों को देख करके, बहुत तगड़े क्वेश्चन है। शाक्य दर्शन के प्रणेता कौन है? ऐतरेय,
कवश, एलुथ, महावीर स्वामी या कपिल? कौन थे सांख्य दर्शन के प्रणेता? कपिल जी थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में गिना जाता है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। ये तो सबको भी पता होगा यार, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल थे, महर्षि कपिल थे। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र या तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना करी थी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी दूरी पर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट ने। खगोलज्ञ थे ना, गणितज्ञ भी थे, सबको पता है, आर्यभट्ट ने किया था। तो ये क्वेश्चन तो 8वीं क्लास की बुक में भी दिया हुआ है भैया, तो इसको तो तुम वैसे भी याद रख सकते हो। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी दूरी पर चक्कर काटती है? वो थे आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने ये सबसे पहले बताया था। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी? वाह रे वाह, वाह रे वाह। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी? वो ग्रंथ था नारद स्मृति। कौन सा? नारद स्मृति। नारद स्मृति गुप्तकालीन एक प्रमुख स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा तथा यानी कि विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी। नारद गुप्तकालीन एक प्रमुख स्मृति रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए, बहुत सारे प्रश्न। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसके द्वारा की गई थी? अब तो बता दोगे भैया, विशाखदत्त आएगा ना इसमें। तो देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक था जिसकी रचना किसने करी थी? विशाखदत्त ने। 2 नाटक की रचना करी थी, एक का नाम था मुद्रा राक्षस और दूसरे का नाम था देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? अरे भैया, आर्यभट्ट ही था। प्राचीन भारत का पहला ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? आर्यभट्ट। ये तो सभी कर लोगे, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को, इसमें कोई संशय नहीं है। आर्यभट्ट 774 से 550 ईस्वी भारत के पहले प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र रहा है? सारनाथ। गुप्त काल के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र रहा है? और वो है साथियों सारनाथ। कला का प्रमुख केंद्र रहा है सारनाथ। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी, 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी भारत में कला के क्षेत्र में उपलब्धियों का महत्वपूर्ण काल रहा। और इस काल, पढ़ लीजिए, इस काल में बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ तथा नालंदा रहे थे। 3 थे भैया, लेकिन ऑप्शन में एक ही दिया गया था, तो याद रखना मथुरा, सारनाथ और नालंदा तीनों ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली बात है। आगे देखो, सारनाथ इस समय कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सारनाथ का धमेक स्तूप तथा बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्तियां मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। धमेक स्तूप 128 फीट ऊंचा है जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति अत्यधिक आकर्षक है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है साथियों, याद कर लेना। अगला प्रश्न आता है, बृहत संहिता की रचना किसने करी थी? वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। ये तो सबको पता है। बृहत संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी? वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। इसमें तो घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। तो गुप्तकालीन प्रख्यात ज्योतिष शास्त्र वराहमिहिर की, ये ज्योतिष शास्त्र थे भैया। वराहमिहिर भी कौन थे? ज्योतिष शास्त्र थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन थे वराहमिहिर? ज्योतिष शास्त्र थे। इनकी प्रसिद्ध पंच सिद्धांतिका, वृद्ध संहिता, वृद्ध जातक और लघु जातक रही है। अभिलेखों में अगला प्रश्न है, अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम पुरालेखीय साक्ष्य मिलता है? सती प्रथा का कहाँ मिलता है? भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख में साथियों। कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्राचीनतम पुरालेखीय साक्ष्य मिलता है? वो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। बताओ कहां पर है भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, कहां पर है? इसका आंसर मैंने आपसे पूछा है, मुझे इसका आंसर दीजिए कि ये एरण अभिलेख कहां पर है। फिर भी मैं तुम्हें बता भी देता हूं, ये जो स्रोत है ये झा एवं श्री माली ने दिखाया है और खोजा भी है, लेकिन आपको बताना है कहां पर प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया था? प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया था? कौन सा व्यवहार था वो? बंदी बनाकर मुक्त कर देना। उसने बंदी बनाया और फिर उनको मुक्त कर दिया। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षा अनुग्रह की नीति अपनाई। समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई? दक्षिण के राजाओं के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात पहले उनको जीतकर पुनः अपना कृत बनाकर फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि थी? जो ब्रह्मगुप्त थे वो गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त गुप्त काल का विख्यात ज्योतिषी और गणितज्ञ थे। इनका जन्म 598 ईस्वी में उज्जैन में हुआ तथा ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना करी और इन्होंने सदियों पूर्व ही यह सिद्ध कर दिया था साथियों कि सभी वस्तुएं अपनी प्रकृति से ही पृथ्वी की ओर गिरती हैं तब पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो मित्रों, हम लोगों ने गुप्त काल, कला, साहित्य, ये गुप्त काल से संबंधित जो पूरा टॉपिक था पहले वाले वीडियो में हमने नोट्स पढ़े, कुछ क्वेश्चन पढ़े और गुप्त काल से संबंधित आज पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो अगला जो टॉपिक आएगा साथियों उसको हम लोग जो है राजनीति विज्ञान से रखेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक इतिहास से संबंधित और एक टॉपिक राजनीति विज्ञान से संबंधित रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से जो है इनको पढ़ेंगे और लाइक और शेयर कर देना भाई। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और मित्रों, एक टेस्ट सीरीज है, इसी नाम से है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, अनुशासन के नाम से है, जो फुल कोर्स टेस्ट सीरीज है। मात्र अभी इसमें 151 लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी आज केवल 99 रुपए में फर्स्ट ग्रेड की पहले पेपर की टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रही है। साथियों, इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज है साथियों, बहुत खतरनाक टेस्ट सीरीज है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं मित्रों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप लोग जरूर 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 मिस मत कीजिएगा। बहुत जबरदस्त है साथियों। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 और ये है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्य शास्त्र भाग 2। साथियों, ये नोट्स हैं, अभी भी लेकर के आप इनका रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो मंगवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फोन नंबर दिए हुए हैं, फोन करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अभी प्राइस 650 रुपए है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 आपके पास आएगा, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, जो भी आप मंगवाना चाहते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र भाग 2 आपके पास आएगा साथियों। तो आप इन्हें मंगवाइए और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए साथियों। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न बैंक है। प्रश्न बैंक हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक का फर्स्ट भाग है और इसके बाद में प्रश्न बैंक ये दूसरा है, हिंदी साहित्य एवं काव्य शास्त्र का, जो गद्य विद्या एवं काव्य शास्त्र भाग 2 में है। तो साथियों, प्रश्न बैंक लगभग 8000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक है, जिसमें हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र दिया हुआ है। प्लीज आप इन्हें पढ़िए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत जबरदस्त है साथियों। ठीक है, और इसके बाद में काव्य शास्त्र भाग 3 ये सेकंड ग्रेड के लिए हैं और काव्य शास्त्र भाग 3 ये फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं। इसमें रचनाएं, निबंध और कहानियां भी साथ में आपको मिल जाएगी। इसके बाद में साथियों, ये हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र है, ब्रह्मास्त्र नोट्स है साथियों, 1 लाइनर रूप में लिखे गए हैं, एक लाइन में लिखे गए हैं। ये नोट्स फास्ट रिवीजन के लिए हैं, आप इन्हें मंगवा सकते हो। हैंड रिटन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान, रेट प्री और मेन के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, हैंड रिटन नोट्स हैं। दिल खोल के आप इनको पढ़िए, आप खुद को लगेगा कि नहीं वाकई में बहुत मेहनत की गई है इनके अंदर। जो भी आप मंगवाना चाहते हैं वो आप मंगवाइए। ये समन्वय के नाम से टेस्ट सीरीज है, राजस्थान की जीके की टेस्ट सीरीज है साथियों, टॉपिक वाइज है, 11 रुपए में आप लोगों को मिल रही है। मित्रों, ये सफलता के नाम से टेस्ट सीरीज है,
टॉपिक वाइज है जो फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज है सेकंड पेपर की, आज के लिए ये साथियों 99 रुपए में मिल रही है। मित्रों ये परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज है फर्स्ट ग्रेड की, वो टेस्ट परिणाम के नाम से सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है जो सेकंड पेपर हिंदी की टेस्ट सीरीज है, आज ये भी 99 रुपए में आपको मिल रही है। तो मित्रों इनको जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, जबरदस्त मेहनत है। मैं ये मानता हूं कि मैंने पूरी मेहनत इनमें करी है और आप लोगों को इसको फायदा जरूर मिलेगा। तो मित्रों ज्वाइन करना आपके ऊपर है, विश्वास करना आपके ऊपर है। मैं चाहता हूं इसका फायदा आप सभी को मिले। साथियों लेटेस्ट रूप में टेस्ट बनाए गए हैं। आप फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर के अनुशासन के नाम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर हिंदी की सफलता के नाम से ज्वाइन कीजिए और सेकंड पेपर हिंदी की सेकंड ग्रेड की परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। साथियों मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं केवल टेस्ट सीरीज पर काम करता हूं और बहुत दिल से काम किया है। साथियों आपको खुद को लगेगा कि यार बहुत मेहनत की गई है। फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे, आपको खुद को लगेगा कि यार क्या मेहनत वाले क्वेश्चन हैं। और सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर की फर्स्ट ग्रेड की सेकंड पेपर हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको दिल से सैल्यूट है। साथियों आप जरूर ज्वाइन करोगे। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।